डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांगा इंस्टीट्यूट। हम लोगों ने अभी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रीलिम्स कम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चंस रोज प्रीलिम्स के मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस रोज मेंस के मिलेंगे। ये ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में है और उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन रोज आप लोगों को यूट्यूब पे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कैसे इसको डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। ठीक है, भारत में राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपके चाहे आप अर्बन लोकल बॉडी की बात करिए चाहे रूरल लोकल बॉडी के लिए, सबके लिए सेम आंसर बनता है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी और रूरल लोकल बॉडी को 3 बातों में समराइज कर सकते हैं। वन इज फंड्स, अनदर वन इज फंक्शंस एंड थर्ड वन इज फंक्शनरीज। हम किस में समराइज करते हैं? पूरे समस्याओं को आपके स्थानीय और शहरी, जो अगर आप ग्रामीण जो आपके स्थानीय निकाय हैं और शहरी स्थानीय निकाय हैं, उनकी समस्याओं को आप फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज में समराइज कर सकते हैं। फंड का मतलब जो उनके पास कोष हैं उससे संबंधित, फंक्शंस का मतलब जो वो कार्य करते हैं, और जो फंक्शनरीज जो उनके एक तरह से कर्मचारी हैं, इनके रूप में आप इन समस्याओं को समझा सकते हैं। हालांकि जब अर्बन लोकल बॉडी की हम बात करते हैं तो इसके अलावा बड़ी सारी और समस्याएं आपकी आ जाती हैं। जैसे अर्बन लोकल बॉडी की विशेष समस्याएं अगर आप देखिएगा तो इसमें आपके आ जाएंगे स्लम, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एजुकेशन, फिर आपके जो देखा जाएगा कि सैनिटेशन, प्रसाधन, फिर अगर आप देख लीजिएगा तो हाउसिंग, ठीक है, फिर वेस्ट डिस्पोजल, जैसे भलसावा जैसे क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे, बुराड़ी जैसा एरिया है दिल्ली में, वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडी के अपनी कुछ स्पेसिफिक समस्याएं हैं, लेकिन जब आप जनरल बात करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी, रूरल लोकल बॉडी दोनों की एक ही तरह की समस्याएं सामने आती हैं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। फंड्स की समस्याएं क्या है? यहाँ पे बोला जा रहा है 2 तरह की समस्याएं, यहाँ पे फंड और फंक्शंस के बारे में बोला जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को विशेष रूप से देखिएगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली, मतलब फंक्शंस नहीं दिए जा रहे हैं और दूसरे वित्त नहीं दिए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह की समस्याएं हैं अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस को लेके। अर्बन लोकल बॉडीज के फंक्शंस को लेके क्या समस्याएं हैं? पहली बात तो इनको जो डिवॉल्यूशन होगा, डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स होंगे, वो किसके कहने पे होंगे? वो होंगे एसएल बाई लॉ के ऊपर। राज्य विधायिका जब अधिनियम बना के देगा एसएल बाई लॉ, तो एसएल बाई लॉ के थ्रू डिवॉल्यूशन ऑफ फंड्स मिलेगा। जो इनको कोष मिलता है वो राज्य विधायिका अधिनियम बनाएगा तब मिलेगा। दूसरा, एसएल बाई लॉ जब इनको शक्ति देगा तभी इनके पास किस तरह की बातें आएंगी? टैक्सेशन की पावर भी आएंगी। क्या क्या ये कर का अधिरोपण कर सकते हैं, ये भी कौन डिसाइड करेगा? एसएल बाई लॉ। राज्य विधायिका अधिनियम बना के इनको कराधान की शक्ति भी देगा कि कौन कौन से कर लगा सकते हैं, ये भी बात आपको देखने को मिलेगा। एसएल बाई लॉ ही जब आपके क्या करेगा तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूशन करेगा। राज्य जो वित्त आयोग है वो ही कौन कंस्टिट्यूट करता है? एसएल बाई लॉ ही कंस्टिट्यूट करता है। राज्य विधायिका ही आपके जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन आपका करता है। यही राज्य वित्त आयोग क्या करता है? ये जो राज्य वित्त आयोग है ये क्या करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिस बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडी को फंड का ट्रांसफर करेगा। और यही स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? एक रिपोर्ट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को भेजेगा। ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट आपके यूज करेगा फिर किसको ट्रांसफर करने के लिए? लोकल बॉडी के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि एसएल बाई लॉ जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है वो टाइमली स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाता, समय रहते हुए राज्य वित्त आयोग का गठन
नहीं किया जाता। और अगर राज्य वित्त आयोग ने रिपोर्ट सबमिट भी कर दिया है तो उस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सम्मान मान नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इस रिपोर्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, इस रिपोर्ट पे क्रियान्वयन आपका नहीं होता है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम है किससे रिलेटेड, एसएल बाई लॉ से रिलेटेड, मतलब राज्य विधायिका की समस्याएं हैं। वो चाहता है कि डिवॉल्यूशन शुड एंड एट मी नॉट फर्दर, हमारे तक ही आपके शक्तियां सीमित रहे, स्थानीय निकायों पे शक्तियां ना जाएं। तो पहली बात तो आपका ये है कि राज्य की समस्याएं हैं, कर के अधिरोपण की शक्ति भी वही देगा, फंड भी स्थानांतरण वही करेगा, कोष भी वही देगा, और वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का भी गठन वही करेगा। राज्य वित्त आयोग का समय रहते हुए गठन नहीं किया जाता, जब समय रहते हुए गठन नहीं किया जाता तो राज्य वित्त आयोग समय रहते हुए केंद्रीय वित्त आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजता, केंद्रीय वित्त आयोग फिर जब समय रहते हुए रिपोर्ट नहीं पाता तो केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन, सिफारिश नहीं कर पाता कि किस राज्य को कितना वित्त देना है स्थानीय निकाय के लिए। यह समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम आपका क्या है, जो टैक्स की अगर पावर भी दे दी जाए, टैक्सेशन की अगर इनको शक्ति भी दे दी जाए, तो इनके साथ समस्या अगर कराधान की शक्ति भी दे दी जाए तो आउटडेटेड आपका मेजरमेंट है, आउटडेटेड आपका मेजरमेंट है। मतलब ये आपके कोई इसमें मूलभूत परिवर्तन, कोई आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, कोई नयापन नहीं है। 20 साल से पहले जो टैक्स कलेक्ट हो रहा था वही अभी भी कलेक्ट हो रहा है, तो इसमें आउटडेटेड टैक्स कलेक्शन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। जो कर संग्रहण प्रणाली है इनका, ये काफी पुराना है, जिसके वजह से जो आपके टैक्स का कलेक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। जैसे ये वाटर के लिए टैक्स इंपोज करते हैं, भाई पानी आप घर पे यूज कर रहे हैं उसका भी ये टैक्स ले सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी के पास ये पावर है। या कोई आपके हो सकता है कि कोई स्पेशल सर्विस आपको दे रहे हो, आपके क्षेत्र में कोई स्पेशल सर्विस, कोई विशेष सेवा दे रहे हो, उसके लिए कोई आपसे फीस ले ले, टैक्स तो नहीं कहा जाएगा, कोई शुल्क ले ले। लेकिन ये सारा जो व्यवस्था है ये पुराना व्यवस्था है, पुराने मानदंडों पे आधारित है, आउटडेटेड है, जिसके वजह से प्रॉपर कलेक्शन ऑफ फीस नहीं होता। फिर इनके जो टैक्सेशन सिस्टम में डिपेंडेंसी किस पे बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टी टैक्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे बहुत ज्यादा आपके डिपेंडेंसी है, संपत्ति कर जिसको बोलते हैं। और संपत्ति कर जो आप देखिएगा लगभग 60 से 70% जो भी आय होता है म्युनिसिपैलिटी का वो संपत्ति कर से आता है, प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। लेकिन ये भी क्या है, ये भी आउटडेटेड है, इसमें भी नयापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और कई जगहों पे आपके टैक्स की चोरी होती है। टैक्स क्या किया जाता है, टैक्स को इंपोज करने में, प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करने में कमी कर दी जाती है। 5 करोड़ की संपत्ति 1 करोड़ दिखाया जाएगा, 4 करोड़ रुपए टैक्स ही नहीं गया और वो नीचे से पैसा गया, आपका करप्शन सिस्टम आपका है। तो प्रॉपर्टी का सही मूल्यांकन, प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट देयर, प्रॉपर इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो सही मूल्यांकन नहीं है संपत्ति का। जब सही मूल्यांकन नहीं है संपत्ति का तो कर का अधिरोपण भी सही नहीं होगा और टैक्स की चोरी होगी। तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका है। फिर जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, ये और किस चीज से हैम्पर होते हैं कि ये एक तो टैक्स कलेक्शन में कमी है, सही संग्रहण नहीं होता है, पुराना आपका व्यवस्था है, नयापन है नहीं इसमें, तो सही टैक्स का कलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, जो आपके इनके पास कुछ और नयापन ले आ सकते हैं, जैसे बॉन्ड इशू करके आपके पैसा कमा लें, म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू कर दें। तो ये भी म्युनिसिपल बॉन्ड्स में क्या होता है कि स्टेट कई बार गारंटर बन जाता है, कई बार एक खुद गारंटर बनते हैं कि हमारा बॉन्ड है 100 करोड़ रुपए का, आप खरीदिए और जो पैसा इससे आएगा उस पैसे का हम उपयोग करेंगे, सीवरेज सिस्टम ठीक करेंगे, एजुकेशन सिस्टम ठीक करेंगे, लाइटनिंग सिस्टम ठीक करेंगे, और फिर उससे जब पैसा कमाएंगे तो हम वापस देंगे। तो कई बार जो आपके म्युनिसिपैलिटीज हैं वो बहुत सारे बॉन्ड इशू करते ही नहीं, उनको डर होता है कि शायद हम जो अगर बॉन्ड इशू करें और रियलाइज नहीं कर पाए तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा, कोर्ट में केसेज हो जाएंगे और फिर आपको बॉन्ड नहीं भर पा रहे हैं
तो आपकी प्रॉपर्टी का ही कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि इस म्युनिसिपालिटी की प्रॉपर्टी आप नीलामी पे दीजिए। तो ये भी चुनौती आपकी रहती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं जिसकी वजह से हमारे देश में आपके फंड्स की कमी है लोकल बॉडीज की। अब दूसरा पॉइंट पे चले आइए। फंड्स के साथ साथ यहां पे बोला जा रहा है फंक्शंस। फंक्शंस क्या है? यहां पे जो फंक्शंस दिए गए हैं अर्बन लोकल बॉडी को, किस आर्टिकल में दिए गए हैं? 243W के अंदर, जिसके अंदर किस शेड्यूल से रिलेटेड है? शेड्यूल 12 के अंदर, जिसके अंदर कितने फंक्शंस दिए जा सकते हैं? 18 फंक्शंस दिए जा सकते हैं। देगा कौन? एसएल बाई लॉ। अब एसएल बाई लॉ इनको फंक्शंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो जानता है कि अगर फंक्शंस दे देंगे तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, ज्यादा ऑटोनॉमी हो जाएगी, ज्यादा काम करेंगे, हमारा महत्व घटने लगेगा। ये फंक्शंस ही नहीं ट्रांसफर करता। तो एसएल बाई लॉ विल ट्रांसफर द फंक्शंस टू द लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज। स्टेट गवर्नमेंट आर रिलक्टेंट टू ट्रांसफर दीज फंक्शंस टू द अर्बन लोकल बॉडीज। फिर आप देखिएगा कुछ और चुनौतियां हैं, जैसे पैरास्टेटल्स बॉडीज हैं। पैरास्टेटल्स बॉडीज क्या होते हैं? जो समानांतर निकाय होते हैं, पैरेलल बॉडीज आपके होते हैं, इनको हम समानांतर निकाय बोलते हैं, पैरेलल बॉडीज बोलते हैं। ये पैरेलल बॉडीज आपके, अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद देखिएगा तो अर्ध सरकारी संगठन कहा जाता है, या गैर सरकारी संगठन, आप अर्ध सरकारी संगठन कह सकते हैं। अभी जो अर्ध सरकारी संगठन होते हैं, जैसे पैरेलल बॉडीज हो गए, जैसे इसमें कौन से पैरेलल बॉडीज हो गए? वाटर बोर्ड हो गया, जल बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, एजुकेशन बोर्ड हो गया, शिक्षा बोर्ड हो गया। अब ये सब मैंडेट किसका है? ये सब मैंडेट लोकल बॉडीज का। अगर आप लोकल बॉडीज के 18 विषय पढ़िएगा तो उसमें कहीं ना कहीं बिजली भी है, शिक्षा भी है, पानी भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। रोड का भी कंस्ट्रक्शन ये कर सकते हैं, माइनर रोड्स का, लेकिन आपके हर जगहों पे क्या है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना हुआ है, ये भी पैरास्टेटल बॉडी है। अब ये पैरास्टेटल बॉडीज क्या करते हैं? समानांतर निकाय जो हैं, अर्ध सरकारी संगठन हैं, ये इनकी सारी शक्तियों को छीण कर देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ऑटोनॉमस होते हैं और ये अर्बन लोकल बॉडीज के कंट्रोल में काम नहीं करते हैं। इस वजह से अर्बन लोकल बॉडीज को मानदंड होने के बावजूद, मैंडेट होने के बावजूद इन कार्यों पे, इन सारे संस्थाओं पे निर्भर करना पड़ता है। अर्बन लोकल बॉडीज आर डिपेंडेंट ऑन दीज पैरेलल बॉडीज फॉर द फंक्शंस। ये भी एक समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो फंक्शंस नहीं है क्योंकि एसएल बाई लॉ देगा, एसएल बाई लॉ दे नहीं रहा, अगर है भी तो समानांतर निकाय हैं। प्लस आपका क्या है? अगर स्टेट गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज का उपयोग नहीं करना चाहता है तो वो शहर के स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका नाम होता है डूडा, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। गांव के स्तर पे एक संस्था होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिसका नाम है DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। डूडा का उपयोग करता है स्टेट गवर्नमेंट और अर्बन लोकल बॉडी को बाईपास कर देता है। यूटिलाइजेज द सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। शहरी जो आपके एक तरह से कहा जाएगा कि जिला शहरी विकास प्राधिकरण जो होता है उसका उपयोग, जिला शहरी विकास, हाँ, डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला शहरी विकास प्राधिकरण, ग्रामीण शहरी, सॉरी आपका वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण होता है, और एक जिला शहरी विकास प्राधिकरण इसका उपयोग कर लेता है। इसके वजह से भी इनकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। प्लस आप देखिएगा कई जगहों पे जो म्युनिसिपल काउंसिल वाला व्यवस्था है, तो म्युनिसिपल काउंसिल में आप देखिएगा आपका क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल में तो ठीक है, यहां पे चेयरमैन होता है और चेयरमैन के साथ साथ एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये चुनाव से जीत के आया हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन जब हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं, नगर निगम की बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो यहां पे होता है एक मेयर और एक होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है
ये वाकई शक्ति है। मेयर आपका प्रमुख शक्ति नहीं होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो जो शक्ति का स्रोत है वो किसके पास है? म्युनिसिपल कमिश्नर के पास। और ये किसका अंग है? नौकरशाही का। तो यहां पे भी क्या होता है? ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। यहां पे क्या होगा? विकास का नौकरशाहीकरण आपको देखने को मिल जाता है। ये भी प्रॉब्लम आपका है। तो फंक्शंस जो दिए जा रहे हैं वो भी एक चुनौती आपका है। और फंक्शनरीज की भी समस्या है। सेपरेट फंक्शनरी जिनके पास है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों पर निर्भर करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों का, जैसे अब ये तो फंक्शंस आपने देख लिया, फंक्शनरीज की भी समस्याएं हैं जो इस सवाल में नहीं पूछा गया है, तो इसको एक पासिंग रेफरेंस में बस हम बता दें। फंक्शनरीज में क्या है? फंक्शनरीज में जो अधिकारी इनके यहाँ पे काम करते हैं वो किसके लिए लॉयल होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के प्रति। ड्यूअलिटी लॉयल्टी होता है। इनका मन किधर रहता है कि राज्य सरकार में पुनः चले जाएं। तो ड्यूअलिटी लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगा। बर्ड ऑफ पैसेज है, कुछ दिनों के लिए आए, म्युनिसिपालिटी में काम किए, फिर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। पनिशमेंट पोस्टिंग, कई बार ये मान लेते हैं कि भैया हमें तो यहाँ भेज दिया गया दंड के स्वरूप में। तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो ये है जो आप देख सकते हैं। अब इन सारी समस्याओं को पलट दीजिएगा तो सुधार आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका है स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शंस एज वेल एज फाइनेंशियली। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट। अब इसमें कंक्लूजन क्या लिखिएगा कि आपके एक तरह से क्या करना पड़ेगा कि टू रेस्पेक्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी नीड टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज फंक्शनली with funds and with functionaries, then only true democratization will take place in India। तो ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें स्थानीय शहरी जो व्यवस्था है या ग्रामीण व्यवस्था है, इसमें धन और कार्य और जो आपके यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, इन तीनों का स्थानांतरण करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी प्रजातंत्र की नींव मजबूत हो सकती है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए। भारत में राज्य, शहरी, स्थानीय निकायों के कार्यात्मक, अच्छा ये तो हो गया। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? आपकी राय में भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस हद तक बदल दिया है? इस पे आपको टिप्पणी करना है। देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट आप लोग पहले समझ लीजिए। पहली बात तो आपको यह समझना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। एनीथिंग विच इंक्रीजेज द पावर ऑफ द लोकल बॉडी इज डिसेंट्रलाइजेशन। एनीथिंग विच इंक्रीजेज द पावर ऑफ द सेंट्रल बॉडी इज सेंट्रलाइजेशन। कोई भी कार्य जिसके वजह से स्थानीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ती हो तो हम उसको कहेंगे विकेंद्रीकरण। कोई भी कार्य जिससे केंद्रीय आपके इकाई की शक्ति बढ़ती हो तो हम बोलेंगे केंद्रीकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स। डिसेंट्रलाइजेशन हैज मल्टीपल एस्पेक्ट्स in terms of financial decentralization, in terms of legislative decentralization, in terms of administrative decentralization. It can even take place in terms of judicial decentralization. ये भी हो सकता है। इसके बड़े स्वरूप हैं, विकेंद्रीकरण के बड़े स्वरूप होते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, विधायी विकेंद्रीकरण, न्यायिक विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण के बड़े स्वरूप हैं, कोई एक स्वरूप नहीं है कि आप ये कहिएगा कि यही विकेंद्रीकरण है। देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बड़े सारे स्वरूप हैं इसके। अब जो डिफरेंट डायमेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन के, इससे क्या फायदा होगा? यहां पे जो बोला जा रहा है कि यहां पे जो क्वेश्चन है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, आपकी राय में भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य किस हद तक बदल दिया है? तो पहली बात तो आपको यह समझना है कि डिसेंट्रलाइजेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब क्या फायदा होगा डिसेंट्रलाइजेशन से, कैसे इसने सत्ता के परिदृश्य को बदल दिया है, वो समझना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? आप स्टार्टिंग कर सकते हैं 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, बाय इनेक्टिंग 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया हैज इंश्योर्ड
वुमेन इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक लाइन में ये इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन से नारी सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का रास्ता साफ किया गया है। ये बात आप लिख सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। अब जो हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? पहला जो डिसेंट्रलाइजेशन कर, उससे क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा? 33% रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी, एज वेल एज चेयरपर्सन के भी जो पोस्ट हैं वो आपके पंचायती राज में रिजर्व किए जा रहे हैं। इसका मतलब आप देखिएगा, दिस इज लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट, और आप लिख सकते हैं दिस इज लीडिंग टू जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समता को भी सुनिश्चित कर रहा है। दूसरा आप इसमें क्या पॉइंट लिख सकते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भी क्या किया जा रहा है? सीट्स रिजर्व किए जा रहे हैं फॉर इन पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी एंड चेयरपर्सन्स के सीट रिजर्व किए जा रहे हैं। कहां पे? आपके पंचायती राज में। अगेन इट इज लीडिंग टू सोशल इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सामाजिक समता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, और मोर इक्विवेलेंट सोसाइटी डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तीसरा पॉइंट आप इसमें यह भी दे सकते हैं कि एसएल बाय लॉ क्या कर सकता है? एसएल बाय लॉ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन देके और ज्यादा आपका क्या कर सकता है? इंक्लूसिव ग्रोथ को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, इंक्लूसिव सोसाइटी को आगे बढ़ा सकता है, समावेशी समाज को आगे बढ़ा सकता है, अगर राज्य और ज्यादा आपका ये आरक्षण या जो आपका प्रोसेस इसका उपयोग कर दे तो। वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, ये सब आपका लेके आ रहा है। फिर आप देखिएगा, जब आप विकेंद्रीकरण करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन का क्या फायदा आपको देखने को मिलेगा? ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। लोग जो मुख्य धारा से दूर भाग रहे थे या मुख्य धारा में समाहित नहीं हो पा रहे थे, दे आर इंटीग्रेटेड इनटू द मेन, आपके कहा जाएगा कि पॉलिटिक्स या जो मेन सोसाइटी है उसमें इंटीग्रेट हो सकते हैं। जब लोग भागीदारी करते हैं, तो जैसे लोग भागीदारी करते हैं तो क्या बढ़ता है उनका एक तरह से कहा जाएगा कि जैसे लोग आपके बढ़ेंगे और भागीदारी करेंगे तो पहली बात तो उनका मोरल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। जैसे आप लोगों को भागीदारी करवाइएगा तो वो क्या है? हम नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, हम डीएम के साथ काम कर रहे हैं, हम सरपंच के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आप काम कर रहे हैं किसी के साथ तो आपका क्या होता है? मनोबल बढ़ता है। पार्टिसिपेशन इंक्रीजेज द मोरल ऑफ द पब्लिक, मोरल बढ़ाता है, मोटिवेशन बढ़ाता है, प्रेरणा उनके अंदर लेके आता है कि भाई कोई काम कर रहे हैं। पीपल पार्टिसिपेशन ये भी आपका डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं स्टेक होल्डर मेंटेलिटी, हितधारक मानसिकता, कि हम इसके हितधारक हैं, हमारा हित हो रहा है, यहाँ पे हमारे लिए हो रहा है, तो स्टेक होल्डर मेंटेलिटी डेवलप होने शुरू हो जाता है, हमारा काम है, हमारे लिए है। तो ये एक मेजर फायदा आपका हो रहा है। पीपल पार्टिसिपेशन मेक श्योर करता है कि करप्शन को मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि ये किसके लिए हो रहा है? लोगों के लिए हो रहा है। लोग इसके गारंटर बन जाते हैं, लोगों के निगरानी में सारा काम होने लगता है। पीपल पार्टिसिपेशन एक काम और सुनिश्चित करता है कि समाज की जो सामाजिक पूंजी होती है इसका भी सही उपयोग किया जा सके, सोशल कैपिटल का भी सही उपयोग होता है। तो पीपल पार्टिसिपेशन के बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। वो फायदे क्या है? लोगों का मनोबल बढ़ता है, लोगों का प्रेरणा बढ़ता है, लोगों का हितधारक मानसिकता बढ़ता है कि हमारे लिए है, हमारे लिए गांव में काम हो रहा है, हमारे लिए ये पुल बनवाया जा रहा है, हमारे लिए तालाब बन रहा है। तो उसमें एक अपनेपन की जब भावना जुड़ेगी तो वहां पे भ्रष्टाचार होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लोग अपना समझ के उस पर काम करेंगे, कोई चोरी करेगा तो उसको अकाउंटेबल बनाने का प्रयास करेंगे।
फिर यहाँ पे करप्शन का मिनिमाइजेशन, सामाजिक पूंजी का सही उपयोग होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये भी चुनौती है कि पीपल पार्टिसिपेशन आपके तभी सही से हो पाएगा जब लोगों के अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी होगी, लोगों का क्षमता होगा, तभी जाके वो आपके भागीदारी कर सकते हैं। इच्छा तो बहुत है, भागीदारी करने की क्षमता ही नहीं है, कौशल ही नहीं है। बहुत ज्यादा इच्छा करिए सरकार के साथ काम करें, आता कुछ है नहीं, तो सरकार काम कहां से लेगी आपसे, आप कैसे भागीदारी करिएगा। तो टू इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन, स्किल ऑफ द पीपल शुड बी डेवलप्ड। टू इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल शुड हैव नॉलेज ऑफ डेमोक्रेसी, should have knowledge of various policies and programs। तभी जाके आपके ये जो आपका पीपल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट है और धारणा है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज पीपल पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। लोग अनपढ़ हैं, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, साक्षरता नहीं है, लिटरेसी का अभाव है, लिटरेसी ही नहीं है लोगों के अंदर, लोग पॉलिटिकली नॉलेज रखते ही नहीं, राजनीतिक ज्ञान रखते ही नहीं है, लोगों के अंदर कौशल ही नहीं है, तो कहां से सरकार आपको भागीदारी करवा पाएगी। तो ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बोला जा रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट। तो आपको ये जरूर बताना है कि ग्रास रूट पे ये कैसे चेंज किया है। ग्रास रूट पे ये जो चेंज किया है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इसने वुमेन इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट और साथ ही साथ में आपके स्टेक होल्डर मेंटेलिटी, मोरल ऑफ द पीपल, मोटिवेशन ऑफ द पीपल, यहां तक कि करप्शन को मिनिमाइज करने का, गवर्नमेंट के अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का, सोशल कैपिटल को यूटिलाइज करने का आपका पावर रखता है। तो इस तरह से हमारा पीपल पार्टिसिपेशन ने आपके ग्रास रूट लेवल पे चेंज ले आने का प्रयास आपका किया है। ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पीपल के पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों होना चाहिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, आपके डिसेंट्रलाइजेशन को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर कल मिलते हैं आप लोगों से।